हाय स्टूडेंट्स, यूनिट 4 वर्क, पावर एंड एनर्जी ये चल रहा है और इसमें आज डिस्कस करेंगे हम लोग पावर के बारे में। देखिए पावर को हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पावर का मतलब होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय एन एक्सटर्नल एजेंट और बाय ए मशीन इज कॉल्ड पावर ऑफ द एजेंट और द मशीन। अगर मान लीजिए W वर्क किया मशीन ने या एजेंट ने T टाइम में, तो यूनिट टाइम में जितना भी वर्क होगा वो उस एजेंट की या उस मशीन की पावर होगी। तो P = W/T ये आपको बताना चाहिए। तो आप लिखेंगे कि द रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय एन एजेंट और मशीन is called power of agent or machine. If work W is done in time T, then P = W/T ये हुआ। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में dt ड्यूरेशन में dW वर्क किया गया, तो उसकी जो इंस्टेंटेनियस पावर होगी आप लिखेंगे कि इफ़ dW वर्क इज़ डन in a very short duration, in a very short duration dt, then the instantaneous power P = dW/dt ये हो जाएगा। ओके, इस तरह से आप समझ सकते हैं। अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आप जानते हैं कि वर्क = फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट ये होता है। तो ये पुट कर देंगे तो फ्रॉम B, इक्वेशन B से आप देखेंगे P = हो जाएगा जब लिखा dW वो होगा F.dx/dt ये हो जाएगा। अब आप लोग dx/dt इसको इकट्ठा कर लेंगे तो हो जाएगा F.dx/dt। और आप जानते हैं कि जो dx/dt होता है ये वेलोसिटी होती है। आप लिखेंगे बट dx/dt = वेलोसिटी। सो जो पावर होगी ये हो जाएगा F.v। यहाँ से F.v आप लिख सकते हैं। सो पावर P = वेक्टर F.v। ये भी एक फॉर्मूला आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अब आप देखिए कि पावर नेगेटिव हो सकती है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि पावर का फॉर्मूला हुआ F.v cos थीटा। थीटा इज़ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी। अगर कोई भी एक्सटर्नल एजेंट किसी बॉडी की वेलोसिटी को अपोज करता है, उस पर एक फोर्स अप्लाई करता है इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी, तो पावर वहाँ पर नेगेटिव होगी। ठीक है।
अब हम बात करेंगे डायमेंशन की, कि पावर की डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशंस ऑफ पावर। तो फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू W अपॉन T। तो डायमेंशंस ऑफ पावर, आप जानते हैं वर्क, डायमेंशन फॉर्मूला ml स्क्वायर T माइनस 2 और अपॉन टाइम है T। तो डायमेंशन फॉर्मूला आएगा m L स्क्वायर T माइनस 3। फिर हम बात करेंगे इसकी यूनिट्स की, यूनिट्स की बात करेंगे। तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू W अपॉन T। तो आप देखिए SI यूनिट ऑफ P ये होता है, W का SI यूनिट होता है जूल और टाइम का होता है सेकेंड। तो जूल पर सेकेंड, जिसको हम लोग वॉट भी कहते हैं। तो जूल पर सेकेंड या वॉट, ये इसकी SI यूनिट है। अगर हम बात करेंगे कि इसकी जो CGS यूनिट है वो कितनी है, तो आप देखिए यहाँ पर होती है अर्ग, और जहाँ लिखा है T, इसका जो CGS यूनिट होता है ये होता है सेकेंड। तो CGS यूनिट हो गया अर्ग पर सेकेंड। वॉट में और अर्ग पर सेकेंड में जो रिलेशन है वो ये है कि 1 वॉट या 1 जूल पर सेकेंड इज 10⁷ अर्ग पर सेकेंड, ये इसमें रिलेशन होता है। इसके अलावा इसका एक और यूनिट भी है जिसको हम लोग हॉर्स पावर कहते हैं। तो 1 हॉर्स पावर, जितनी एक घोड़े में शक्ति होती है, इसको हम अश्व शक्ति कहते हैं हिंदी में, 1 हॉर्स पावर या HP हॉर्स पावर, ये 746 वॉट इसके इक्वल होता है। जनरली जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास होते हैं एपरेटस, उसकी जो पावर होती है वो हॉर्स पावर में ही रिप्रेजेंट की जाती है। तो आप देख रहे हैं कि 1 हॉर्स पावर का मतलब होता है 746 वॉट, ये इसके इक्वल हुआ करती है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक, एनर्जी। The capacity of doing work is called energy of the body। कोई भी बॉडी या कोई भी मशीन जितना टोटल वर्क कर सकती है वही उसकी एनर्जी होती है। आप देखो कि यहाँ से आपने देखा P = W अपॉन T, तो फ्रॉम P = W अपॉन T, अगर यहाँ से आप देखेंगे तो जो पावर है वो टोटल वर्क डन अपॉन टाइम के इक्वल है। तो अगर मैं पावर को T से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितनी एनर्जी बॉडी के अंदर है ये निकल के आएगा। अगर मान लीजिए कि जो बॉडी है वो W वर्क कर सकती है T टाइम में, तो T टाइम में जो एनर्जी कंज्यूम्ड है, जो कंज्यूम की है उसने एनर्जी, वो आ जाएगी एनर्जी कंज्यूम्ड इन टाइम T
तो होगा W इजिकल टू P मल्टीप्लाइड बाई T। आप देख रहे हैं कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। आप देख रहे हैं कि जो इसकी डायमेंशनल फार्मूला है ये mL²T-2 होता है। जो इसका ऐसा यूनिट होता है, पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, क्या होता है, जूल होता है। जो CGS यूनिट होता है ये अर्ग होता है। ये सब बातें आप लोग जानते हैं। आप जानते हैं कि एनर्जी बहुत से टाइप की हो सकती है, मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, तो बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं। लेकिन अभी हम लोग जो ब्रांच पढ़ रहे हैं फिजिक्स की, यह है मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स में जो एनर्जी होती है वो दो टाइप की होती है। जो मैकेनिक्स में एनर्जी होगी वो दो टाइप की होगी। एक होगी काइनेटिक एनर्जी और एक होगी पोटेंशियल एनर्जी। ये दो टाइप की एनर्जी मैकेनिक्स में हुआ करती है। हम लोग बात कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में। काइनेटिक एनर्जी तो कोई भी अगर मूविंग बॉडी है तो आप जानते हैं कि जो मूविंग बॉडी होती है वो वर्क कर सकती है। इसलिए अगर कोई भी मैसिव बॉडी है और वो मूव कर रही है तो उसके मोशन की वजह से जो उसमें एनर्जी होती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक मूविंग बॉडी है, ये एक मूविंग बॉडी है, इसका मास है m और इसकी वेलोसिटी है v। तो आप जानते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv²। तो जो काइनेटिक एनर्जी इसकी होती है ये होती है हाफ mv²। ये इसकी काइनेटिक एनर्जी होती है। बात करेंगे इसके बारे में। देखिए एक्चुअल में होगा क्या। आप जानते हैं कि अगर कोई भी बॉडी मोशन में है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी उस वर्क के अमाउंट के इक्वल है या उस एनर्जी के इक्वल है जो पोजीशन ऑफ रेस्ट से इस पोजीशन तक लाने में जितनी एनर्जी कंज्यूम की होगी, जितना वर्क इस पर किया गया होगा, ये इसके इक्वल है। या आप कह सकते हो कि इस प्रेजेंट पोजीशन से रेस्ट की पोजीशन तक लाने में आप जितना वर्क करोगे इसके अगेंस्ट वही इसी काइनेटिक एनर्जी होगी। आप देखिए, आप लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी डेफिनेशन के बारे में। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मूविंग बॉडी can be measured by the amount of work done in bringing the body in present position from position of रेस्ट की पोजीशन से इस पोजीशन तक लाने में, और बाय द वर्क डन
against the motion of the body in bringing from its present position to the position of rest। तो ये आप किसी भी तरीके से बता सकते हैं, ये दो तरह से आप इसको बता सकते हैं। आप जानते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है ये स्केलर क्वांटिटी होती है, इसका ऐसा यूनिट वही होता है जो वर्क का होता है। इसका मतलब जूल होता है, जो CGS यूनिट होती है ये अर्ग होती है, जो डायमेंशंस होती हैं वो वर्क की ही होती हैं, ml² T-2 ये इसकी डायमेंशंस होती हैं। समझ पा रहे होंगे इन सब बातों को आप लोग। अब हम लोग काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला ड्राइव करने वाले हैं, 12 mv², ये फार्मूला होता है। पहले हम बात करेंगे कि अगर आपने एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई किया है, हम लोग कौन सी बात करें डेफिनेशन की, कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मूविंग बॉडी कैन बी मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द बॉडी इन प्रेजेंट पोजीशन फ्रॉम द पोजीशन ऑफ रेस्ट। इसकी बात कर रहे हैं कि पहले बॉडी रेस्ट में थी और आप लोग उसको चलाकर इस पोजीशन तक ले आए कि उस m मास की बॉडी की वेलोसिटी v हो जाए। तो उस केस में अगर आपने कांस्टेंट फोर्स अप्लाई किया है तो किस तरह से उसका फॉर्मूला आप लोग ड्राइव कर सकते हैं। आप लिखेंगे कि केस फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इन केस ऑफ कांस्टेंट फोर्स। अगर आपने कांस्टेंट फोर्स अप्लाई किया है, आप ये मानिए कि ये एक बॉडी रखी हुई है इस सरफेस पर, ये रखी हुई है, मास m की बॉडी है, इसका मास m है और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है u, ये कितनी है 0, पोजीशन ऑफ रेस्ट। अब आप लोग इस पर एक फोर्स अप्लाई करते हैं। जब आप लोग इस पर एक फोर्स अप्लाई करते हैं वेक्टर F, तो इसमें एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है वेक्टर A इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, आप जानते हैं। और उसके बाद ये बॉडी मूव करती है, यहाँ पर आती है, इसकी प्रेजेंट पोजीशन में आती है कि ये वेलोसिटी v गेन कर लेती है। जब वेलोसिटी v गेन कर लेगी मास m की बॉडी, तो ये प्रेजेंट पोजीशन में आ जाएगी। और मान लीजिए कि यहाँ तक आने में वो यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस s है ये कवर करती है, ये डिस्टेंस, ये डिस्प्लेसमेंट s कवर करती है। तो जितना वर्क करना पड़ेगा, वर्क कैसे निकालेंगे, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट से। जब आप ये निकाल लेंगे तो आप जानते हैं कि जो भी वर्क आएगा वो इसी काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा। तो आप निकाल सकते हैं। आप लिखेंगे कि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा a, आप लिखेंगे फ्रॉम F इजिकल टू ma, फ्रॉम F इजिकल टू ma। जो एक्सेलरेशन a होगा, एक्सेलरेशन a, ये हो जाएगा F/m, इक्वेशन नंबर 1। फिर आप लिखेंगे फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v² इजिकल टू u² प्लस 2as, ये आप लिखेंगे। फिर आप लोग वैल्यूज पुट करेंगे, तो v² इजिकल टू ये है 0 का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह F/m इंटू s, ये हो जाएगा। ओके, फिर v² इजिकल टू 2fs/m, तो f इंटू s, f.s अगर आप निकालेंगे तो होगा 12 mv²। और आप जानते हैं f.s क्या होता है, वर्क डन। तो इसका मतलब जो वर्क डन होगा ये होगा 12 mv²। एंड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, जो वर्क डन होता है वही काइनेटिक एनर्जी होती है।
तो फ्रॉम द डेफिनीशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो निकल के आएगी बॉडी की, ये होगा ½ mv²। तो इस तरह से हम लोग इसका फॉर्मूला ड्राइव भी कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि जो फॉर्मूला निकल के आया है इसके अकॉर्डिंग किसी भी बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हाफ मल्टीप्लाइड बाई द मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाई द स्क्वायर ऑफ द स्पीड ऑफ द बॉडी, इसके इक्वल हुआ करती है। और केस सेकंड की बात भी हम लोग करने वाले हैं कि अगर आपने इस पर एक वेरिएबल फोर्स लगाया और यहाँ तक लेके आए, तो आप जानते हैं कि चाहे हम कांस्टेंट फोर्स लगाएं चाहे वेरिएबल फोर्स लगाएं, लेकिन इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक लाने में जो अमाउंट ऑफ वर्क होगा वो तो इक्वल ही होगा ना। लेकिन फिर भी अगर कोई आपसे कहे कि भाई हमने एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई नहीं किया, एक वेरिएबल फोर्स अप्लाई किया है, तब आपको बताना है, तो हम निकाल सकते हैं। तो आप लिखेंगे केस सेकंड में, केस सेकंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इन केस ऑफ वेरिएबल फोर्स, इसकी बात हम लोग करने वाले हैं। समझिए इस बात को भी। आप जानते हैं कि अगर मास m की एक बॉडी है और अगर उसमें एक्सेलेरेशन a प्रोड्यूस करना है तो आप फोर्स F अप्लाई करेंगे, तो आपके फॉर्मूला क्या होगा, F = m है। तो वी हैव F = m × a, ये होता है। एक्सेलेरेशन का मतलब ये हुआ कि जब आपने फोर्स लगाया एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस हुआ तो इसकी वेलोसिटी में चेंज होगा। अगर मान लीजिए कि dt टाइम में वेलोसिटी में चेंज dv है, आप लिखेंगे कि इफ़ इन टाइम इंटरवल dt चेंज इन वेलोसिटी dv, देन आप जानते हैं एक्सेलेरेशन कितना होता है, a = होता है dv/dt, ये हो जाता है। पुटिंग दिस वैल्यू इन 1, तो आपके पास आ जाएगा F = m dv/dt, इक्वेशन नंबर 3। अगर एक बहुत ही स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx के लिए, मान लीजिए बहुत ज़्यादा सा डिस्प्लेसमेंट dx हुआ, तो उसमें अगर वर्क डन निकालना है कितना हुआ, तो आप निकाल सकते हैं। आप लिखेंगे कि वर्क डन फॉर ए वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, तो आप जानते हैं कि वो होता है dw = f × dx। f की वैल्यू पुट कर देंगे तो f की जगह हो जाएगा m dv/dt और इंटू dx, ये हो जाएगा। अभी dt यहाँ ले जाइए, तो dw = m और dx/dt और इंटू dv। लेकिन आप जानते हैं कि dx/dt डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये होती है वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा v। तो dw = हो जाएगा m × v × dv, ये हो जाएगा। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई इसको इंटीग्रेट कर दीजिए बिटवीन प्रॉपर लिमिट्स, तो आप देखोगे कि वेलोसिटी कहाँ से 0 से v तक लाना है, जितना वर्क करना पड़ेगा वही काइनेटिक एनर्जी होती है। तो इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेटिंग, तो इंटीग्रेशन ऑफ dw = इंटीग्रेशन mv dv, प्रॉपर लिमिट लगा देंगे तो 0 से रेस्ट की पोजीशन से v तक लाना है, तो ये हो जाएगा वर्क डन w = m, बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन बिटवीन 0 to v dv। और आप जानते हैं v dv कितना होता है, ये होता है v²/2, तो m v²/2 लिमिट 0 to v।
और जो वर्क डन होता है वो होता है काइनेटिक एनर्जी। आप लिखेंगे पहले लिखेंगे W इजिकल टू, ये हो जाएगा हाफ m, ये होगा v का स्क्वायर और माइनस 0 का स्क्वायर। यहाँ पर आप लोगों ने वैल्यूज पुट कर दी इसकी लिमिट में लगा के। और ये होता है काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी निकल के आएगी वर्क डन के इक्वल होती है हाफ m v स्क्वायर। तो आप चाहे किसी भी मेथड से निकाल लें, जो फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का, जो कॉन्सेप्ट बताया था कि वर्क डन के इक्वल होता है रेस्ट की पोजीशन से प्रेजेंट पोजीशन तक लाने में, मैंने निकाला है। और आप चाहें तो उल्टा भी निकाल सकते हैं कि इस पोजीशन से रेस्ट तक लाने में तो आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा इसकी वेलोसिटी के अगेंस्ट, तो भी आप निकाल सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतने रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।